वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद एक्सरेज। अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सरेज गिराते हैं तो उस वक्त कौन कौन से फिनोमिना हो रहे होते हैं, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। अगर बेसिकली देखा जाए हर एक फिनोमिना जो हो रहा होता है उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। बेसिकली 3 तरह के फिनोमिना हो रहे होते हैं जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सरेज गिराते हैं। पहले नंबर पर याद रखिएगा हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 फिनोमिनाज अकर। 3 तरह के फिनोमिनाज हो रहे होते हैं। अब वो 3 तरह के फिनोमिना है कौन कौन से। सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर सपोज किया ये मेरे पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, ये मेरे पास आयोडीन है, मैंने इसके ऊपर एक्सरेज गिराई हैं, कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सरेज इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सरे इसके अंदर से गुजर जाए, और कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सरे यहाँ पे टकराने के बाद स्कैटर हो जाए। सही है, ये जाकर टकराने के बाद मुड़ के इसको स्कैटरिंग कह सकते हैं। सही है, 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है स्कैटरिंग। और इसके बाद फ्लोरिसेंस। अब फ्लोरिसेंस क्या होता है, अगर किसी चीज़ के ऊपर हम एक्सरेज गिराने के बाद वो चीज़ एक्सरेज को जज़ब करने के बाद लो एनर्जी की रेडिएशन को एमिट करे, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं फ्लोरिसेंस का। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक्सरेज को जज़ब कर ले। स्कैटरिंग क्या होता है, एक्सरे आपने गिराने के बाद एक्सरेज का पाथ चेंज हो जाए। और स्कैटरिंग के ज़रिए से हमने नेक्स्ट जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो है ब्रैग्स इक्वेशन। वो सारे का सारा आपका फिनोमिना हो रहा था वहाँ पे स्कैटरिंग का। चलिए, सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। हेडिंग दे दो एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब किस तरह कोई भी चीज़ कर रही होती है। देखें, हमारे पास अगर मैं कहता हूँ हमारे पास कोई भी चीज़ है, ये मैंने वो चीज़ यहाँ पर रख दी है, ये कोई भी मेटल का पीस ले सकते हो आप। और याद रखिएगा जो हमारे पास एक्सरेज है ना, ये हाई एनर्जी रेज्ड होती हैं। ये क्या होती हैं? हाई एनर्जी रेज्ड। मैंने इसके ऊपर एक्सरेज गिराई हैं। ये मेरे पास कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास कोई मैटर है। मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और वो जगह घेर सकती हो। अब देखो, मैटर है वो एटम के या एलिमेंट के मिलने से बनी होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एटम की कहानी बताने लगा। मैं एक एटम को थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक एटम है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये मेरे पास एक एटम है। इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर रहा हूँ। और इसके अलावा बाहर भी एक और शेल मौजूद है। अब होता यह है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्सरेज गिराता हूँ ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से एनर्जी को जज़ब करेगा। एक्सरेज जो हम इसके ऊपर गिरा रहे हैं, इस एनर्जी को जज़ब करने के बाद आउटर शेल में चला जाता है। सही है, जिसके नतीजे हमारे पास कुछ एटम इस तरह का बन जाएगा। ये हमारे पास चौथे शेल के अंदर चला जाएगा। मैं इंटरनल साइड वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा। सही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो यहाँ पे किया गया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को जज़ब किया है, इनर शेल से आउटर शेल में मूव कर गया है। अब इस एटम को हम नाम देते हैं, एटम क्या हो गया? एक्साइट हो गया। क्या हो गया? एक्साइट हो गया, यानी कि एटम ने एनर्जी को जज़ब किया है। जज़ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में चला गया है। और इस हालत को हम एक्साइटेशन कह सकते हैं या एक्साइटेड हालत कह सकते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि ये एक्साइटेड हालत होती है ना, ये अनस्टेबल होती है। ये इतनी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं एटम रख सकता। अब क्या करता है, एटम दोबारा फिर एनर्जी लूज़ करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे दोबारा फिर शिफ्ट होता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशंस खारिज होती हैं। सही है, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, कि हमने एक्सरेज को मैटर के ऊपर गिराने के बाद मैटर ने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट आई, एक्साइटेड स्टेट करने के बाद उसने एनर्जी को एमिट कर दिया। और ये हमारे पास सेकेंडरी रेज कह सकते हैं, सेकेंडरी रेज। ले जी, ये सिंपल सी बातें बच्चे याद रखिएगा। अब यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। पहले सिंपल सी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बातें मैंने ऊपर कही हैं यही बातें सारी की सारी लिखूँगा। व्हेन एक्स रेज आर फॉल
फॉल डाउन, जब हम एक्सरेज को गिरा रहे होते हैं ऑन आ मैटर, जब मैटर की सरफेस के ऊपर गिरा देते हैं, द एटम्स ऑफ, अगर एटम्स की बात की जाए, एटम्स ऑफ मैटर, मैटर के जो एटम्स होते हैं एब्जॉर्ब, ये जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब्ड एक्सरेज, एक्सरेज को जज़ब कर लेंगे एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनर शेल से आउटर शेल में चला जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, आउटर शेल, इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में चला जाता है, अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में, एंड एटम एमिट एनर्जी, और एटम क्या करें दोबारा फिर एमिट एनर्जी, जिसको हम सेकेंडरी रेज भी कह सकते हैं, सेकेंडरी रेज, एंड बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखें ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, ये असल में सारे का सारा आपने शायद एक लॉ पढ़ा हो, बेयर लैम्बर्ट लॉ, ये सारे के सारी जो एब्जॉर्प्शन है ये बेयर लॉ के ऊपर इन्हसार कर रही होती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, द एब्जॉर्प्शन, जो एक्सरेज जज़ब हो रही होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन, एक्सरेज डिपेंड ऑन, ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन बेयर्स लॉ, और बच्चे ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको ये लॉ लाजमी पढ़ाया जाता है कि ये लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात है, हमारे पास देखें मैंने यहाँ पे कोई ना कोई मैटर रखा है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे ला कर रख दी है, इसके अंदर से मैं रेडिएशंस को गुजार रहा हूँ, इसके अंदर से मैंने रेडिएशंस गुजारी हैं, मतलब एक्स रेज को गुजारा है, ये मेरे पास एक्स रेज हैं, जब मैं यहाँ से एक्स रेज को गुजारूंगा कुछ एक्स रेज यहाँ पे जज़ब हो जाएंगे, कुछ वैसे की वैसी बाहर आ जाएंगी। अब मैं सपोज करता हूँ हमारे पास शुरू में एक्स रेज की इंटेंसिटी आई नोट है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इस मैटर ने जज़ब कर लिए हैं, जज़ब करने के बाद जो हमारे पास बाद में इंटेंसिटी आ रही है वो आई है। अब इसको हम बेयर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। बेयर लैम्बर्ट लॉ की जो इक्वेशन है वो ये है, आई इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास ये सामने वाली आ रही होंगी ना, कितनी रेडिएशन आ रही हैं, ये इक्वल होती हैं आई नॉट टोटल रेडिएशन, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ई रेज टू पावर म्यू एल रो, ये हमारे पास रो है। अब ये हमारे पास आई क्या है, आई नॉट क्या है, म्यू क्या है, एल क्या है और रो क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे। सबसे पहली बात हमारे पास आई क्या है, आई हमारे पास है इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द एब्जॉर्प्शन सैंपल, ये हमारे पास आई है, ये वाला। हम इक्वेशन के लिहाज से यहाँ स्टार्ट करें, देखो हमारे पास एक्सरेज गुजारने के बाद कुछ ना कुछ रेज यहाँ पे जज़ब होगी, कुछ ना कुछ रेज आगे गुजरेगी। अब ये वो रेज हैं जो यहाँ पे जज़ब होने के बाद बाकी बच गई हैं, सही है। तो यही हमारे पास आई कहलाता है इंटेंसिटी, ये असल में हमारे पास क्या इंटेंसिटी है, शिद्दत भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द एब्जॉर्प्शन सैंपल, थ्रू द एब्जॉर्प्शन सैंपल में गुजरने के बाद जो हमारे पास रेज आती हैं, जो रेडिएशंस आती हैं, उसकी इंटेंसिटी है। इसके बाद आई नोट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ क्या आ रही है, आई नोट शुरू में हमारे पास कितनी इंसिडेंट एक्सरेज हैं, ये हमारे पास आई नोट है, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, ये एक्सरेज की कौन सी, कितनी हमने एक्सरेज इसके ऊपर गिराई हैं, उसकी शिद्दत है, उसकी इंटेंसिटी है। इसके बाद हमारे पास एल याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस एल है, यानी जिस मटेरियल के अंदर से हम एक्सरेज गुजार रहे हैं ना, उसकी कितनी मोटाई है, ये हमारे पास एल है। ये है थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ मटेरियल, ये अमूमन हम मेजर कर रहे होते हैं सेंटीमीटर में।
इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो है म्यू। क्या है? म्यू। म्यू असल में मैस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। मैस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मतलब ये क्या चीज़ होती है? देखिए हर एक चीज़ इक्वली, अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों का सेम मैस लेते हैं ना, हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास के ऊपर, ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है जो म्यू है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद देखो म्यू हो गया, एल हो गया और रो हो गया। रो हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी कि जो हमने मटेरियल इस्तेमाल की इसकी क्या डेंसिटी है। ये क्या है हमारे पास? डेंसिटी है ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ले जी, ये हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं, इनको याद रखिए। अब यहाँ मैंने एक वर्ड म्यू इस्तेमाल किया। अब म्यू को एक्सप्लेन करने के लिए हम मज़ीद काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे। म्यू को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? चेक कीजिए, जो म्यू है ना हमारे पास, ये वाला म्यू है मैस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। म्यू को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे जो ये म्यू है, ये बराबर है सी एन ओवर ए जी रेज टू पावर 4। इसके बाद हमारे पास लैम्डा की पावर है क्यूब। लो जी, ये हमारे पास म्यू है। अब इसमें ये सी एन ए जी लैम्डा क्यूब, ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये जो मैस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मतलब कोई चीज़ कितनी रेडिएशन को जज़ब कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारे पास जो सी है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जिस तरह मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं जी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर जो के लगाई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम साथ में कोई कांस्टेंट लगा रहे होते हैं, ये वो कांस्टेंट है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो सी है ना, ये याद रखिए हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो है एन। एन है नंबर ऑफ एटम। एन हमारे पास क्या है? एवोगैड्रोस नंबर भी कह सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। और इसको जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास ए। अब देखें ए और जी आपने बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा था, एक होता है एटॉमिक नंबर के लिए और एक होता है एटॉमिक मास के लिए। यहाँ पे जो ए है ये एटॉमिक मास के लिए है। ये क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कि आपने कौन से एलिमेंट के अंदर से गुजारी जिस रेडिएशन, उसका एटॉमिक मास क्या है। देखो ये मैंने कोई भी चीज़ जो भी इस्तेमाल की होगी ना, वो एलिमेंट का नाम मुझे पता होगा, उस मटेरियल का नाम पता होगा, उसका एटॉमिक मास क्या है, ये पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए। इसके बाद लैम्डा क्या है, जो आपने इसके ऊपर एक्सरेज गुजारी हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। सही है, क्या है हमारे पास? वेवलेंथ, वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज, जो आप एक्सरेज गुजार रहे हो ना उसकी वेवलेंथ क्या है, ये असल में हमारे पास लैम्डा है। मुझे चंद एक चीज़ें याद रखिएगा, हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बियर लॉ है। सही है। और यहाँ पे जो म्यू है ना, इसको एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट कहते हैं। सही है। मैस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कह रहे होते हैं। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देख लो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना बच्चे देखें, कहता है कि हमारे पास डिपेंडेंस है ना एब्जॉर्प्शन की, अगर बात करूँ डिपेंडेंस, तो वो कहता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंस एक्स रेज की होती है नंबर ऑफ एटम के ऊपर। सही है। एक्स रेज एब्जॉर्प्शन, जो एक्स रेज की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना, इज ओनली डिपेंड ऑन, इज ओनली डिपेंड ऑन, ये सिर्फ और सिर्फ इंसार कर रही होती है ऑन नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही थी, और मॉलिक्यूल्स। मसलन ये फिजिकल और केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन फिजिकल एंड केमिकल नेचर।
फिजिकल एंड केमिकल नेचर। ये फिजिकल और केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, बस ये दो बातें याद रखिएगा। अब फिजिकल और केमिकल नेचर से मुराद क्या, मैं देखें आयोडीन आपने सुना होगा, आयोडीन 3 फॉर्म में पाई जा सकती है। ये आप जो यूजुअली पाई जाती है वो सॉलिड है, इसको गर्म करोगे ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, और ये इसको गर्म करोगे तो ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। कहता आप बेशक आयोडीन को सॉलिड फॉर्म में ले लो, लिक्विड फॉर्म में ले लो या गैस फॉर्म में ले लो, जैसे ही इसके अंदर से रेडिएशन गुजारोगे, इसके कितने अमाउंट में रेडिएशन इसने जज़ब किए हैं वो इसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ एटम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बच्चे ये छोटी सी बात याद रखिएगा। यह था जी हमारे पास इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद एक्सरेज। 3 फिनोमेना है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड फ्लोरेसेंस। इनमें से एक फिनोमेना हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, इंशाअल्लाह बाकी 2 फिनोमेना भी इन अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये आपको अगर इससे रिलेटेड एक्सरेज के रिलेटेड आपको और ज़्यादा टॉपिक सुनने हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट बनी होगी आपके लिए कि एक्सरेज, तो वहाँ पे जाके आप मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। अल्लाह हाफिज़।